हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो एसीसीए ने दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन है कि सर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, बट अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में कौन सा पेपर हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा डाउट है। या ऑन द अदर हैंड मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका पॉइंट है कि सर मेरा रिजल्ट नेगेटिव रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रिपेयर करना चाहिए, क्या सेम पेपर देना चाहिए या दूसरे पेपर की तरफ मूव करना चाहिए। तो दोनों साइड से आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का रिजल्ट अभी आया है और आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्च 2026 अटेम्प्ट में कोई पेपर प्लान कर रहे हैं, तो आपको कौन सा पेपर प्लान करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। अगर आप पास हुए हो तो किन बातों का ध्यान रखना है, अगर किसी वजह से ये अटेम्प्ट में अपने को नेगेटिव रिजल्ट मिला है, अपन को फेल देखने को मिला है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साहब इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं स्किल लेवल की बात करूंगा, मैं प्रोफेशनल वालों की भी बात करूंगा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अगर आपने स्किल लेवल का कोई पेपर अभी अभी पास करा है, तो हम कहते हैं देखो स्किल लेवल पे ना एक नेचुरल प्रोग्रेसिव ऑर्डर है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जहां पर हम कहते हैं कि 90% केसेस में बच्चों को स्टार्ट करना चाहिए विद एफआर, स्पेशली वो बच्चे जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है। तो अगर आपने भी फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का दिया था, तो जो नेक्स्ट पेपर अगर आप देना चाहते हो तो आप ऑडिट की तरफ देख सकते हो, क्योंकि एफआर के सारे कंसेप्ट ऑडिट में काम आते हैं। हाँ, अब कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि सर ऑडिट तो ना पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मुझे उतनी ज़्यादा या फिर अभी आपको लगता है कि आप एसीसी के अंदर उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो एसीसी के एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए और पूरे थ्योरी टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए, सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, तो फिर आप एफएम की तरफ देख सकते हो। एफएम भी एक अच्छा सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि एफआर की ही तरह का पेपर पैटर्न है, सिमिलर टाइप का थ्योरी और प्रैक्टिकल का रेशियो रहता है, प्लस कुछ टॉपिक्स तो बहुत कॉमन है, जैसे रेशियो एनालिसिस वगैरह के टॉपिक कॉमन है। तो अभी भी आपने एफआर का पेपर दिया है तो आपके दिमाग में कुछ टॉपिक्स फ्रेश होंगे, तो एफएम अटेम्प्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, ऑडिट भी एक अच्छी चॉइस है। अगर आपको थ्योरी में थोड़ा सा आपको लगता है कि मुझे डाउट है सर, मैं अभी ऑडिट का पेपर इतनी जल्दी अटेम्प्ट नहीं करना चाहता हूं, तो आप एफएम की तरफ जा सकते हैं। एक और पेपर जो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट करने के बारे में सोचते हैं वो है टैक्सेशन। रीजन बीइंग, ये एकलौता ऐसा पेपर है इस सब्जेक्ट पे जिसमें थ्योरेटिकल या एडवाइजरी क्वेश्चंस या एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस नहीं आते, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल पेपर आता है। ठीक है, डेट्स वगैरह जरूर याद करनी पड़ती है थ्योरी के नाम पे, सिर्फ डेट्स वगैरह, लेकिन कोई ऐसा आपको सेंटेंसेस याद नहीं करने, टॉपिक्स याद नहीं करने, कोई आपसे प्रोविजन लिखने को नहीं बोल रहा है। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मैंने अभी एक पेपर दिया, एफआर पास कर लिया और मैं थोड़ा सा एक और लाइट पेपर पहले पास करना चाहता हूँ, जैसे स्पेशली वो लोग जो अभी बीकॉम वगैरह का, क्योंकि मार्च का अटेम्प्ट है, आपके ऑब्वियसली बात है कॉलेज के पेपर वगैरह भी हो सकते हैं, तो आप एक थोड़ा सा लाइट पेपर साथ में रखना चाहते हो तो टेक्स्ट कुड बी अ गुड चॉइस ऑल्सो। प्लस उन बच्चों के लिए जिन्होंने एफआर या एफएम जैसा पेपर दिया है और मे बी किसी वजह से नेगेटिव रिजल्ट आया है, तो आप एक लाइटर पेपर पे शिफ्ट होना चाहते हो, तो आप टेक्स्ट की तरफ देख सकते हो। अगर आपने टेक्स्ट भी पास कर रखा है तो टेक्स्ट के बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या दें, तो टेक्स्ट के बाद में जैसे मान लो आपका एक बच्चा है जिसने एफआर पास कर लिया, एफआर के बाद में बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट की तरफ जाते हैं, तो टेक्स्ट पास कर लिया, नेक्स्ट पेपर जो आपका हो सकता है वो आप एफएम की तरफ जरूर देख सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट और एफआर दोनों में जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं वो आपके एफएम के अंदर काम आएंगे। इसके बाद में आप ऑडिट की तरफ जा सकते हो और पीएम आपका एक लास्ट अटेम्प्ट की तरह रह सकता है, अगर आप इस ऑर्डर में चल रहे हो। कुछ बच्चे हो सकते हैं जो ऑर्डर फॉलो करें कि सर मैंने पहले एफआर दिया, उसके बाद में हमने एफएम दिया, अब मैं या तो टैक्स दे देता हूँ, फिर मैं लास्ट में ऑडिट और पीएम दे दूंगा। कोई बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं सर मैं थ्योरी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे प्रैक्टिकल वाले पेपर्स ज़्यादा पसंद आते हैं, तो फिर वो कुछ इस तरीके का फ्लो फॉलो कर सकते हैं कि भाई एफआर हो गया, एफआर के बाद में एफएम या टेक्स्ट में से जो आपकी इच्छा आपने वो पहले दे दिया, आप उसके बाद में फिर पीएम दे सकते हो और लास्ट में ऑडिट को रख सकते हो। बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ऑडिट को लास्ट में रखना, क्योंकि एफआर के जो कंसेप्ट हैं वो जितने फ्रेश रहेंगे उतना ज़्यादा आपको ऑडिट में हेल्प मिलती है, तो ऑडिट पहले दो, ये रिकमेंडेड है। बट ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ये फ्लो फॉलो करते हैं। एक फ्लो ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे पहले एफआर दें, के बाद में ऑडिट का पेपर दे दें, उसके बाद में आप टैक्स दे सकते हो, फिर आप एफएम की तरफ जा सकते हो और एक पीएम की तरफ जा सकते हो। ये भी एक फ्लो
बच्चे फॉलो करना प्रेफर करते हैं। इनमें से कोई भी फ्लो, अब ये आपके इंटरेस्ट पे रहेगा दोस्तों। देखो ACCA में फ्लेक्सिबिलिटी मेन पॉइंट है, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से पेपर में, किस टाइप के पेपर में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। FR FM क्योंकि सिमिलर पेपर पैटर्न के सब्जेक्ट्स है, तो इसलिए इनको आप साथ में दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टेक्स क्योंकि एक लाइट पेपर है, तो वो ऑब्वियसली बात है आपके लिए हेल्प करेगा। आप FR टेक्स FM का फ्लो फॉलो करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके काम आएगा, और ये सब मिलके वापस ऑडिट में आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो अगर ये फ्लो, मुझे सबसे बेस्ट फ्लो जो लगता है वो मतलब फॉर अ स्टूडेंट जिसको प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद है और थ्योरी कम पसंद है, उनके लिए मुझे फ्लो ये वाला सारा अच्छा लगता है कि पहले FR दे दो, टेक्स दे दो, FM दे दो, फिर आप ऑडिट दे सकते हो। वो बच्चे जो थ्योरी में कंफर्टेबल है वो ये वाला फ्लो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो ये तो बात हो गई जिन बच्चों ने पेपर पास करा है। और अगला पेपर अगर आप कोई प्लान करना चाहते हो तो स्किल लेवल पे कौन सा करना चाहिए। अब इसमें ऑब्वियसली बात है आपको भी ये देखना है कि कौन से टाइप के पेपर में, अगर मान लो आपको पहले प्रैक्टिकल पेपर में ज़्यादा अटेम्प्ट लगे हैं तो आप थ्योरेटिकल पेपर की तरफ जाना चाहते हो, तो PM और ऑडिट थोड़े से ज़्यादा, ऑडिट तो प्योरली थ्योरेटिकल है, PM थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करता है, तो आप उसकी तरफ भी देख सकते हो। ठीक है साहब, अब अगर किसी बच्चे के किसी भी वजह से, अगर मान लो इस अटेम्प्ट में वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाया जो जिसकी हमें उम्मीद थी, तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि क्या सर मुझे री अटेम्प्ट करना चाहिए या मुझे किसी और पेपर पे स्विच करना है। तो मैं ये बोलूंगा, देखो आपको कब री अटेम्प्ट नहीं करना है, जब आपके मार्क्स 50 से बहुत कम आए और आपको पता है कि आपकी कंसेप्चुअल और टेक्निकल दोनों जगह पर आप लैग कर रहे हो। ठीक है ना, तो डोंट रीटेक इन द वेरी नेक्स्ट सीटिंग ओनली इफ योर मार्क्स आर फार फ्रॉम 50। अगर 50 मार्क्स के उस मैजिकल फिगर से बहुत दूर है हम, और आपको लगता है कि आपको पूरी तरीके से रीबिल्ड करने की जरूरत है, पूरा बेस वापस से बनाने की जरूरत है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं, किसी और पेपर पे स्विच कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ। अगर ऐसा नहीं है, आपके मार्क्स जो हैं, हम नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि नॉर्मली अगर आप 1 से 5 मार्क्स के आसपास पे ही मिस कर रहे हो, 45 टू 49 के बीच के मार्क्स है, या इवन 40 से 49 के बीच के मार्क्स हैं, तो आप नेक्स्ट पेपर में सेम पेपर को वापस से नेक्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कीजिए, आपका पासिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपने जो पिछले पेपर में जो गलतियां करी थी उनको ज़रूर आप चेक करो। आप अपनी माय एग्ज़ाम परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है हर अटेम्प्ट के बाद में, तो स्किल लेवल के ऊपर आप अपनी माय एग्ज़ाम परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख सकते हो। इस रिपोर्ट को ज़रूर एनालाइज करना है। जो बच्चे स्पेसिफिकली जिनका रिजल्ट नेगेटिव रहा है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन वो बच्चे जिनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, आप लोगों को भी अपनी माय एग्जाम रिपोर्ट देखनी है, जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू सी कि कौन से ऐसे सेक्शंस थे या कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिनमें मैंने अच्छा परफॉर्म करा, क्या मेरी अच्छी चीज़ें थी। उससे भी आपको पता पड़ता है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन कौन से। नेक्स्ट पेपर डिसाइड करने में भी वो चीज़ें हेल्प करती है। बट स्पेशली जिन बच्चों का नेगेटिव रिजल्ट रहा है उनको तो माय एग्जाम रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना है, उस रिपोर्ट को एनालाइज करना है, चेक करना है कि क्या गलतियां हुई थी, क्या कमियां रह गई थी, कौन से सेक्शन है जिसमें सबसे कम मार्क्स आए, कौन से सिलेबस के वो एरिया हैं जिसमें मैंने सबसे कम स्कोर करा है, कहाँ पर गलती हुई। वो आपको ये भी बताते हैं कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसी थी, आपकी एप्लीकेबिलिटी कैसी थी, आपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में कितना स्कोर करा वगैरह, टेक्निकल मार्क्स कितने आए, इन सब को देखो। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो आप डाउट सेशंस में आइए हमारे साथ में, वहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट हमसे शेयर कर सकते हैं, उनको अपन मिल के डिकोड कर सकते हैं कि क्या कमी रह गई थी, क्या एरियाज है जहाँ पे अपने को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उन एरियाज में ज़रूर इम्प्रूव करना है ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपने को सक्सेस मिल सके। अगर ऐसा हो गया है कि किसी एक पेपर के साथ में सर बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, तो उस केस में आप स्विच कर सकते हो। कितनी बार हमने ये चीज़ देखी है बच्चों के साथ में, किसी एक पेपर में वो स्टक हो जाते हैं, 2-3 अटेम्प्ट से स्टक हैं, फिर अगर एक ब्रेक ले लो उस पेपर से तो आपको थोड़ा सा एक तो रिफ्रेश फील होता है, क्योंकि बार बार सेम चीज़ पढ़ने में थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है, और फिर जब बाद में उस पेपर को वापस अटेम्प्ट करते हैं 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद में, तो फिर आपको सक्सेस मिल जाती है। तो अगर आप किसी एक पेपर में पर्टिकुलरली अटक रहे हो तो इसका मतलब कुछ बेस प्रॉब्लम है, कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो इट इज़ बेटर कि आप पहले अपना बेस, अपने कंसेप्ट को वापस एक बार रीबिल्ड करो, किसी और पेपर पे जो थोड़ा सा ईजियर पेपर है उस पर स्विच कर जाओ, और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसके ऊपर आप उस पेपर पे जा सकते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसने FR का पेपर पास कर लिया था, अब वो FM दे रहा था या ऑडिट दे रहा था और मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुके हैं, नहीं हो रहा है क्लियर, तो टेक्स्ट पे जा सकते हो एक बार स्विच करने के लिए, थोड़ा सा ईजियर पेपर लगेगा। या फिर ऑडिट, FR के बाद में ऑडिट अटेम्प्ट कर रहे थे, ऑडिट नहीं हो रहा था, तो FM पे जा सकते हो,
टेक्स्ट पे जा सकते हो, थोड़े से जो ईजियर पेपर्स हैं उनकी तरफ जा सकते हो। आपको एक तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी मिल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा, कुछ नया पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस लूप से बाहर निकलना होगा। तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए तो आप स्विच करने के बारे में सोच सकते हो। अगर एक अटेम्प्ट हुआ है और बहुत नैरो मार्जिन से 7, 8, 5, 6, 10 मार्क्स के आसपास की मार्जिन से अगर अपन फेल कर रहे हैं, तो आप सेम पेपर को री अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हो। अगर गैप बहुत ज़्यादा रह गया है, मान लो ऐसा कोई बच्चा है जिसके गैप 15-20 मार्क्स कम आए थे 50 में से, 30-35 इवन 40 से कम का स्कोर है, तो फिर आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या इस पेपर के लिए मुझे वापस से रीबिल्ड करने का मेरे पास में इनफ टाइम है क्या। अगर आप कोई दूसरा पेपर पढ़ना स्टार्ट कर चुके तो मे बी इट इज़, अगर आपको उस पेपर में अच्छा भी लग रहा है, आप उसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हो, तो शायद उस नए जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके साथ जाने में आपको फायदा रहेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मार्क्स जो गैप रहा है वो कितना कम या कितना ज़्यादा करा है, उसके हिसाब से आप अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट डिसाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट्स के साथ में, स्पेशली वो स्टूडेंट्स भी जिनका स्किल लेवल पूरा हो चुका है और वो प्रोफेशनल का पहला पेपर प्लान करना चाह रहे हैं। तो अभी तो मैं सिंपली यही बोलूंगा, पहले एसबीएल एसबीआर ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हो। आपको अकाउंट्स अच्छी लगती है, आप एसबीआर दे दो, पहले एसबीआर पहले ही दे दो, फिर एसबीएल पे चले जाओ। इसके पीछे एक लॉजिक और भी ये है, क्योंकि एसीसीए के सिलेबस में चेंजेस होने वाले हैं। तो स्पेशली वो लोग जो अब स्किल के बाद में जॉब स्टार्ट करने वाले और जॉब के साथ में स्किल के पेपर्स देने का अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो दो जो मैंडेटरी पेपर है पहले उनको क्लियर करो। ठीक है, देखो कितने टाइम में आपके वो पेपर क्लियर होते हैं, क्योंकि स्पेशली ज़्यादातर बच्चे जो स्किल पूरा कर चुके हैं वो जॉब की तरफ भी देखते हैं, इंटर्नशिप की तरफ भी देखते हैं, और उसके साथ में पेपर क्लियर करने में थोड़े से दिक्कतें आती है, कितनी बार अटेम्प्ट छोड़ने भी पड़ते हैं। तो बेटर ये रहेगा अभी, क्योंकि सिलेबस हमें पता है कि सितंबर 2027 से नया सिलेबस आएगा, मतलब जून 2027 तक पुराना सिलेबस है, उसके बाद में नया सिलेबस चालू हो जाएगा। तो तब तक आप कोशिश करके अपने दो जो मैंडेटरी पेपर है वो क्लियर कर लो, और फिर देखो आपके पास में कितना टाइम बचता है। हाँ, अगर आपके ये दोनों मैंडेटरी पेपर भी हो चुके हैं, तो फिर आप अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो कौन से एरिया में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है साहब, बट स्टार्ट विद एसबीएल एंड एसबीआर। पहले इन दो पर ही फोकस करना, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। एसबीएल दिया था नहीं हो रहा है, एसबीआर दे दो, एसबीआर दिया था नहीं हो रहा है, एसबीएल दे दो। ठीक है, आप अगर मान लो कोई दूसरा पेपर पे जाना ही चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि फिर एएफएम एक अच्छा सब्जेक्ट है, जो लगभग सारी फील्ड्स में कॉमनली काम में आता है। ठीक है, चाहे आप मर्जर्स एंड एक्विजिशन की बात कर लो, चाहे इक्विटी रिसर्च की कर लो, बिजनेस रिसर्च की कर लो, फाइनेंशियल एनालिस्ट की कर लो, ठीक है, डेटा एनालिस्ट की कर लो, इवन आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात कर लो, फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करो, लगभग सारी फील्ड में एएफएम के जो कंसेप्ट्स हैं वो काम आते हैं। तो अगर किसी और सब्जेक्ट पे जाना ही चाहते हो तो एएफएम कुड बी अ चॉइस फॉर यू। ठीक है, और एएफएम हो चुका है तो फिर उसके बाद में आपके पास में चॉइस है, आप अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग एपीएम, एटीएक्स या ट्रिपल ए में से कोई एक पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करेगा आप किस फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहते हो। ऑडिट की फील्ड में जाने का मूड है, ट्रिपल ए पे चले जाओ। टैक्स कंसल्टेंसी का मूड है, एटीएक्स पे चले जाओ। अगर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का ज़्यादा मूड है, या कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में काम करना चाहते हो, या वही फाइनेंशियल रिसर्च और उनकी फील्ड में थोड़ा आगे और जाना चाहते हो, तो ट्रिपल ए भी आपको हेल्प करता ही है, एपीएम भी आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये जो 3 बाकी के उनमें से डिसाइड करने का सबसे लास्ट में रखना, क्योंकि एक तो सिलेबस के चेंजेस आने वाले हैं और साथ-साथ में आपके इंटरेस्ट एरिया पर डिपेंड करेगा कि आपके वो 2 ऑप्शन सब्जेक्ट कौन से होंगे। ठीक है साहब? अच्छा, अब प्रोफेशनल लेवल पे अगर मान लो हमें फेलियर देखने को मिल रहा है, तो देखो अब क्या ना, प्रोफेशनल लेवल पे ऑब्वियस सी बात है, आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोफेशनल लेवल की डिमांड थोड़ी अलग है। एक नॉर्मल स्किल लेवल के पेपर की डिमांड अलग होती है, प्रोफेशनल लेवल की डिमांड बिल्कुल अलग होती है। वहाँ पर वो आपसे डीप अंडरस्टैंडिंग और साथ-साथ में इवैल्यूएशन और एडवाइज़री बहुत ज़्यादा वो आपसे माँगते हैं। वो चाहते हैं कि आप अगर एटीएस का पेपर दे रहे हो जैसे, तो आप अपने आप को टैक्स कंसल्टेंट मान के पेपर दे रहे हो। आप ट्रिपल ए का पेपर दे रहे हो तो आप एक ऑडिटर हो, एक ऑडिट असिस्टेंट हो, ऑडिट एसोसिएट हो, और फिर आप एक पेपर दे रहे हो। ठीक है, एएफएम का पेपर अगर आ रहा है तो आपको एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह अपने आप को सोचना पड़ता है। तो वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है। तो अगर आपने कोई ना कोई अभी प्रोफेशनल का पेपर दिया, मान लो आपका फर्स्ट ही पेपर था और उसमें किसी वजह से नेगेटिव रिजल्ट रहा है, तो अब थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो कि हो सकता है शायद मैंने पढ़ाई करने का तरीका वो रखा हो जो मैं स्किल में फॉलो करता। स्किल में कितनी बार कम क्वेश्चन करने पर भी अपने को रिजल्ट मिल जाता था अच्छा, बट
यहाँ पर प्रोफेशनल पे ऐसा नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस को हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि सब में लिखना है, सब में एडवाइजरी है, सब में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, तो उसकी राइटिंग की स्पीड की प्रैक्टिस भी एक इंपॉर्टेंट होती है। तो थोड़ा-सा आप टाइम लेकर के अपने आप को रिफ्लेक्ट करके देखो कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपने स्पेसिफिकली लैकिंग करी आप लैक कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सोचो, ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास में अगर आपको लगता है कि सर मैंने एसबीआर, एसबीएल का पेपर दिया, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आप चाहो तो और आपको अगर इंटरेस्ट था, तो आप एएफएम, एपीएम, एटीएक्स, ट्रिपल ए जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट था, उनका पेपर चाहो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अभी के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि पहले कोशिश करके एसबीआर, एसबीएल निकाल लो, क्योंकि उनके सिलेबस में कोई मेजर चेंज या उनके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाले। नए सिलेबस के अंदर हाँ, एसबीआर के और एसबीएल का जो कंटेंट है वो थोड़ा-सा रिवाइज़ होगा, लेकिन पेपर तो ये दोनों सेम रहेंगे ही रहेंगे। बाकी के पेपर्स में ऑब्वियस सी बात है मॉडिफिकेशंस होने वाले, एक नया पेपर भी आने वाला है। तो बेटर है कि पहले आप इन 2 पेपर्स को क्लियर करने की कोशिश करो। अगर हो चुके हैं और मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने दोनों एसबीआर, एसबीएल क्लियर कर लिया है और अब वो बाकी के ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहा है, तो एएफएम मेरी तरफ से एक फर्स्ट रिकमेंडेशन आपको रहेगी, आप उसकी तरफ जा सकते हो। देन उसके बाद में आप देखो आपको डिपेंडिंग ऑन आपने कैसी इंटर्नशिप करी है, आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, आप एटीएक्स, एपीएम, ट्रिपल ए में से कोई एक पेपर देख सकते हो। ठीक है साहब? बस यहाँ पे थोड़ा-सा जो तैयारी करने का तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा, स्किल लेवल की तरह काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हाथ से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एडवाइज़री है, लिखना पड़ता है, तो वो राइटिंग की प्रैक्टिस, उसको लिखने के तरीके की प्रैक्टिस लगेगी। थोड़ा-सा उसके ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है साहब? प्लस अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक से ज़्यादा पेपर देने के मूड में है, तो मैं बोलूँगा आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो। एसीसीए में मैंने बहुत बार देखा है बच्चे 3-3 पेपर तक मैनेज करते हैं एक-एक अटेम्प्ट के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक से ज़्यादा पेपर मैनेज नहीं किया जा सकता, बट थोड़ा-सा बैलेंस रखना। जैसे एफआर का पेपर दे रहे हो तो साथ में टैक्स का पेपर ले लो, एफआर और ऑडिट मत ले लेना क्योंकि दोनों ही हार्ड पेपर हैं, थोड़ी-सी दिक्कत हो जाएगी। तो एक हार्ड पेपर, एक ईज़ियर पेपर या मॉडरेट पेपर को बैलेंस करके चलो, आप एक से ज़्यादा पेपर भी आराम से दे पाओगे। ठीक है साहब? चलिए। तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स हों रिगार्डिंग के अगर मैं पास हुआ तो मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में कौन सा पेपर देना है, या अगर किसी वजह से अपने को नेगेटिव रिजल्ट मिला है तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे मैं दूसरे पेपर की तरफ जा सकता हूँ, या क्या जनरल ऑर्डर रहना चाहिए मेरा स्किल लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स को लेकर के। तो वो दोनों तीनों जो आपके डाउट्स हैं उनके ऊपर मैंने आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करी है। ठीक है साहब? तो ऑल द बेस्ट, आराम से अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करो। और भी कुछ डाउट्स हैं तो आओ क्लास में, डाउट सेशंस में आओ, वहाँ पे हम इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अपनी अगर एग्जामिनर रिपोर्ट को डिस्कस करना चाहते हो, माय एग्जाम परफॉर्मेंस रिपोर्ट को डिस्कस करना चाहते हो, तो उसको भी लेके डाउट सेशन में आना, हम वहाँ पे भी उसको डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों केस में एनालाइज करना चाहिए ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में और इम्प्रूव कर सकें हम अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है साहब? चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।